हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बायोलॉजी में 70 में से 70 मार्क्स पूर्ण रूप से प्राप्त करें, तो वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से हल कर लीजिएगा। आप लोगों से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अगर उन सभी प्रश्नों को आप लोग हल करके जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली उसमें 70 में से 65 तो आराम से कर पाएंगे। अगर आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप 70 में 70 पे भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट देखा था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है उसके महत्वपूर्ण 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि जितने भी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं आपके चैप्टर से, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, यानी कि पार्ट सेकेंड में देख लेंगे। तो आज का जो वीडियो आपका होने वाला है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 2 होने वाला है। और इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बचे थे उस वीडियो के, उन सभी प्रश्नों को करा दिया जाएगा। और इन सभी प्रश्नों को अगर आप लोग पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि आप लोग अपनी बायोलॉजी में 90 से 95% तक आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो वीडियो में कही गई बातों को अगर आप लोग ध्यान देते हैं, सभी बातों को, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अपने अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम आए तो उसमें आप लोग जा करके बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक, और अगर आप लोग इस नोट्स को बनाते हैं, लिखते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें उससे वो लिखते टाइम भी याद हो जाती हैं। तो इसलिए ये बेनिफिट है आप लोगों का कि अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, तो आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही में आप लोगों को चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आप लोगों के पास मटेरियल भी हो जाएगा स्टडी का, कि जब आप लोग का एग्जाम आए तो आप लोग वहाँ पर जा करके याद करके जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए तो बिना ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, उस चैप्टर नंबर सेकंड का बायोलॉजी का जो है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था। और उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, यानी कि 21वें प्रश्न से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। जो आपका 21वां क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म अवशेष है। परिभ्रूणपोष जो आपका होता है उसे हम लोग पेरिस्पर्म भी कहते हैं। ठीक, तो अवशेष किसका है ये हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बाह्य अध्यावरण का, दूसरा ऑप्शन है आपका अंत्य अध्यावरण का, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका बीजांड द्वार का, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका बीजांड काय का। तो जो परिभ्रूणपोष होता है वो आपका बीजांड काय का अवशेष होता है। इस पे आप लोग टिक मार देना। ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ प्रश्न है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 22वां क्वेश्चन है, असंग जनन की खोज किसने किया, यानी कि असंग जनन जो प्रक्रिया है उसकी खोज किसने करी। पहला ऑप्शन है आपका विंकलर ने, दूसरा ऑप्शन है आपका स्वान ने, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका ओसवाल्ड टिप्पो ने, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक ने। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि जो असंग जनन है उसकी खोज किसने किया। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया है विंकलर ने, यही आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि जो असंग जनन प्रक्रिया है उसकी खोज विंकलर ने किया था। ठीक, तो ये हो गया आपके 22वां क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 23वें क्वेश्चन की ओर कि 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको आप लोग देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन है आपका कि परागकोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य हम लोग को बताना है, यानी कि जो परागकोश होता है उसका जो सबसे भीतरी वाला स्तर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेपिटम। तो टेपिटम का क्या कार्य होता है उसके परागकोश के अंदर, वो समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका परागकण के पोषण में सहायक, दूसरा ऑप्शन है स्फुटन में, यानी कि जो परागकण जब फटता है तो उसको फटने में सहायक है, या फिर उसको सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो परागकोश के अंदर जो आपका सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो उसका मुख्य कार्य होता है परागकण जो उसमें उपस्थित होते हैं परागकोश के अंदर, उनको क्या करते हैं वो लोग पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन होता है पराग कण के पोषण में सहायक, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुभ्रूणता का खोज किया, यानी कि संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने किया। आई होप ये क्वेश्चन हम लोग पिछले भी वीडियो में कर चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका महेश्वरी ने, दूसरा ऑप्शन है आपका थियोफ्रेट्स ने, तीसरा ऑप्शन है आपका वाटसन ने, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका ल्यूवेनहॉक ने। तो आप लोग को बताना है कि बहुभ्रूणता की जो खोज है किसने किया था। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि जो बहुभ्रूणता थी, संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व फिर सबसे भीतरी परत कौन सी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इस प्रकार से आपका क्या होता है, एक परागकोश होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका एक परागकोश होता है।
आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होती है इसमें 4। इस प्रकार से आपके 4 लघु बीजाणु धानी होती है। जो आपका एक लघु बीजाणु धानी को हम लोग बाहर निकाल लें तो इसमें क्या होता है, जो पहली परत होती है उसको क्या कहते हैं, मध्य परत को क्या कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में परत होती है उस सभी को क्या कहते हैं। तो जो ऊपर वाली परत होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक। और उसके जो अंदर वाली परत होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्य परत कहेंगे। और जो लास्ट वाली जो परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेपिटम। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो लास्ट वाली परत होती है वो जो टेपिटम होती ही है, क्योंकि जो इससे पहला वाला क्वेश्चन देखा था उसमें था, ठीक। ऊपर वाली को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो आप लोगों को यही चीज़ देखनी है, एपिडर्मिस, कि इसमें आपका ये तीनों चीज़ों में से जो लास्ट सबसे ऊपर वाली परत ये होगी और सबसे लास्ट वाली परत ये होगी, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका एंडोथीसियम और टेपिटम में, दूसरा ऑप्शन है आपका एपिडर्मिस व फिर एंडोडर्मिस में, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका एपिडर्मिस व फिर मध्य परत में, या फिर चौथा ऑप्शन आपका एपिडर्मिस व फिर टेपिटम। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है वो आपकी होती है एपिडर्मिस, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है आपकी टेपिटम। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक, यानी कि अंड समुच्चय का जो निर्माण होता है उसमें सहायक कौन कौन सी कोशिकाएं होती। पहला ऑप्शन है आपका अंड है, दूसरा ऑप्शन है आपका अंड व फिर सहायक कोशिकाएं हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका अंड व फिर प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, या फिर सहायक, चौथा ऑप्शन है आपका सहायक व फिर प्रतिमुख कोशिकाएं। तो मैं आपको सबसे पहले क्या कर देता हूँ, चित्र बना देता हूँ, ठीक। तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा होगा, एक मान लीजिए इस प्रकार से आपका क्या होता है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, एक आपका होता है बीजांड होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जो भ्रूणकोश होता है इसके अंदर क्या होता है, कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो भ्रूणकोश को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो सबसे ऊपर वाली जो इधर साइड वाली जो कोशिका होती है इस प्रकार से 3 कोशिकाएं ऊपर उपस्थित होती हैं और 3 कोशिकाएं नीचे उपस्थित होती हैं, ठीक। और एक कोशिका बीच में उपस्थित होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो होता ये है कि जो नीचे वाली जो कोशिकाएं होती है इसमें जो बीच वाली कोशिका होती है इसको हम लोग कहते हैं अंड, ठीक। ये हो गया अंड। और जो ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका। इन तीनों को हम क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। प्रतिमुख कोशिका हो जाती है। जो नीचे वाली कोशिका होती है इन तीनों में जो बीच वाली कोशिका होती है इसको हम लोग अंड कोशिका कहते हैं, और जो उसके अगल और बगल वाली जो कोशिका होती है उसको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका, ठीक। सहायक कोशिका कहते हैं। तो इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, अंड समुच्चय, यानी कि सहायक कोशिका और अंड कोशिका को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। तो ये होता है क्या, अंड व सहायक कोशिकाएं मिलकर के क्या करती हैं, अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। तो इसमें आप लोग, इस पे आप लोग टिक मार देना सही पे, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो आपका होता है अंड समुच्चय के निर्माण में वो सही ऑप्शन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने, कह सकते हैं 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है पूर्ण रूप से, तो एक अर्धसूत्री विभाजन से आप लोगों के 4 बनते हैं, ठीक। लघु बीजाणु आपके 4 बनते हैं। लघु बीजाणु को हम लोग परागकण भी कहते हैं, यानी कि एक आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपके 4 परागकण का निर्माण होता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये चीज़ हो गई। तो हम लोगों को बताना है कि कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी ताकि हम लोग 200 लघु बीजाणु या फिर कह सकते हैं 200 परागकण का निर्माण कर पाएँ। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, पहला ऑप्शन आपका दिया है 400। तो 200 को बनाना है तो 400 तो पहले ही ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपका 200। अब हम लोग जानते हैं कि 200 अगर अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 आपके लघु बीजाणु या फिर कह सकते हैं परागकण का निर्माण होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 200 को हम लोग जब 4 से गुणा करेंगे तो आप लोगों के ये हो जाएंगे 800। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो 800 बनाना नहीं, हमको बनाना है 200। फिर 100 में अगर हम लोग क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन जानते हैं आप लोग 4 से गुणा कर देंगे 100 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। तो हमको 400 भी लघु बीजाणु नहीं बनाना, हमको कितना बनाना है, 200 बनाना है। अब आपकी बारी आती है 50 की। तब जब हम लोग 50 में क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे 4, तो क्या हो जाता है कि जब आपका 50 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे आप लोग 4, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 200। तो यानी कि 50 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो आप लोगों के 200 लघु बीजाणु या फिर कह सकते हैं परागकण का निर्माण होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऐसे इस प्रकार से आ सकता है। हो सकता है यहाँ पर संख्या बढ़ा करके दी जाए या फिर घटा करके दी जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है वो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये चीज़ आपको पता होगी तो आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके हो गए 27 क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है किस प्रकार से उसको समझिए।
तो हमारा जो 28वां क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। तो आप लोग जानते हैं भ्रूणपोष इस प्रकार से आपका होता है, इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर और 3 कोशिकाएं ही आपके नीचे और एक बीच में होती है। ठीक, तो हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सी कोशिकाएं होंगी वो हर प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाएंगी। तो पहला ऑप्शन है आपका सहायक कोशिका, दूसरा ऑप्शन है आपका अंड कोशिका, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रमुख कोशिका, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन जो भ्रूणपोष होता है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होती है वो आपकी होती है अंड कोशिका। ठीक, यानी कि अंड ही मेन होता है, क्योंकि जब आपका नर युग्मक आएगा तो अंड से ही संयुक्त होगा, तो इसलिए अंड आपका मेन होता है। तो सभी प्रकार के भ्रूणपोष में अंड आपका अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या कर देंगे, जो आपका अंड कोशिका होती है इस पर आप लोग सही टिक मार देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्विनिषेचन का तात्पर्य है पहला ऑप्शन है आपका 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, या फिर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, और तीसरा जो आपका होता है पहले या दूसरा दोनों, या फिर कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब क्या होता है जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका एक स्त्री केसर का हम लोग बना देते हैं चित्र, एक प्रकार का स्त्री केसर का एक चित्र है, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। जब आपका परागकण यहाँ पर आता है तो गिरता है तो क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, एक नलिका बन जाती है। ठीक, एक नलिका बन जाती है और नलिका के माध्यम से यहाँ मान लीजिए क्या है, एक बीजांड उपस्थित है। ठीक है, बीजांड मान लीजिए यहाँ पर है, तो बीजांड में क्या होता है, बीजांड में आप लोग को पता है कि क्या होता है, ऊपर 3 नीचे अंड कोशिकाएं होती हैं, मतलब 3 नीचे कोशिकाएं होती है, जिसमें बीच वाली जो कोशिका होती है आपकी अंड होती है। तो क्या होता है, 2 आपके जब यहाँ से निकल करके आते हैं लघु बीजाणु, या फिर कह सकते हैं परागकण, या फिर नर युग्मक जो आपके होते हैं, तो एक तो आपका अंड से मिल जाता है और एक जो आपका होता है, एक जो यहाँ पर बीच में केंद्रक उपस्थित होता है उससे संयुक्त कर लेता है। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक जो आपका नर युग्मक होता है वो आपका अंड कोशिका से संयुक्त कर लेता है, और दूसरा जो आपका होता है वो द्वितीय केंद्रक जो बीच में उपस्थित होता है उससे संयुक्त कर लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका एक नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संयुक्त हो जाता है और दूसरा जो होता है वो द्वितीय केंद्रक से संयोजन कर लेता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अगला क्वेश्चन है आपका पराग नली का कार्य हम लोग को बताना है कि पराग नली का क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन है आपका परागण में सहायक, दूसरा ऑप्शन है वर्तिकाग्र की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है आपका नर युग्मक का वाहक, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सभी में। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया इस प्रकार से चित्र बना करके, तो जब आपका परागकण आ करके वर्तिकाग्र पर गिरता है, ये आपका वर्तिकाग्र होता है। ठीक, तो वर्तिकाग्र पर गिरता है तो पहले इसमें क्या होता है, पराग नलिका नहीं होती है, लेकिन जब ये गिरता है तो क्या अंकुरित होता है, तब पराग नलिका का निर्माण होता है, और इसी पराग नलिका जाकर के आपको किस में मिल जाती है, बीजांड में मिल जाती है, और इसी पराग नलिका के माध्यम से आपका नर युग्मक यहाँ से निकल करके इसके अंदर प्रवेश करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होता है, नर युग्मक का वाहक होता है। तो इसमें आप लोग जो आपका तीसरा ऑप्शन होता है नर युग्मक का वाहक, इस पर आप लोग सही टिक मार देंगे। ठीक, तो इतने क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मैं इसमें डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघु प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।